अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज शरह सूद में 2% कमी करके इसे 9% मुकर्रर कर दिया है। बहुत सारे फैसले बर वक्त लिए जाएँ तो इक़्तिसादी सूरत हाल को उसका बहुत फ़ायदा होता है। ये पिछले तकरीबन 30 दिनों से कम अरसे में तीसरी दफ़ा इन्होंने रेट कट किया है और 30 दिन पहले से ये सवाल उठना शुरू हुआ था कि 13.25% एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही और कोरोना की वजह से एक्टिविटी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई है, तो क्या इज़ इट अ वाइज मूव कि हम इसको 13.25 पे बरकरार रखें? जवाब में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 0.75% सिर्फ उसमें कमी कर दी। फिर जब बहुत दबाव आया तो एक हफ्ते बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको 1.5% 1.5 परसेंटेज पॉइंट और कम कर दिया और अब 2% और कम किया है। असूली तौर पर इसको अभी 2% मज़ीद नीचे जाना है। मैं ये कहूँगा कि स्टेट बैंक ने आज एक वेलकम मूव है कि इसे 9 पे ले आएँ सिंगल डिजिट पे, अगले स्टेप में इसे 7 परसेंटेज पॉइंट पे ले जाएँ और इस मुश्किल सूरत हाल से फिस्कल स्पेस भी पैदा होने दें और जो बिज़नेसेस किसी को अगर कोई ज़रूरत है स्टेट बैंक से या किसी कमर्शियल बैंक से पैसा लेने के लिए उसकी वायबिलिटी बरकरार रहने दें। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है। स्टेट बैंक ने जो रीजनिंग की है आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि -1.5% नेगेटिव ग्रोथ होगी, IMF ने कहा है ये हमारी अपनी असेसमेंट 1.5 माह पहले होनी चाहिए थी। हमारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हम इंडस्ट्री बंद करके बैठ गए हैं, कारोबार बंद है, हमने लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं, तो इकॉनमी के ऊपर इसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या आएंगे। फिर उन्होंने और रीजनिंग ये की है कि क्रेडिट कार्ड की जो यूटिलाइजेशन है या जो प्राइवेट कंज्यूमर फाइनेंस है उसमें कितनी कमी आई है, ये भी बिल्कुल क्लियरली मालूम था कि 13.25% पे ये काम नहीं हो सकता। एक बहुत ही कमज़ोर और नाकिस पॉलिसी अपनाई गई थी कि 13.25% के ऊपर हमने डॉलर्स को बाहर से आने दिया था और फिर हम फंस के बैठ गए थे कि ये 13.25% से अगर नीचे लाते हैं तो ये डॉलर उड़ जाएगा। डॉलर ने उड़ना था, वो उड़ गया, अब जो बाकी रह गया वो भी जाएगा। सिर्फ उसकी खातर हम पूरी इकॉनमी को यरगमाल नहीं बना सकते। तो स्टेट बैंक को शाबाश और हिम्मत पकड़ें और जल्दी काम करें। देर से किए हुए फैसलों से फ़ायदा बाज़ औक़ात हाथ से निकल जाता है। आज काम है करने का, 6 महीने बाद करने से उसका इम्पैक्ट नहीं निकलेगा, उस वक्त नुकसान हो जाएगा। जो बाकी मेन हमारा आज का फोकस और महवर रहेगा वो कोरोना से रिलेटेड ही है। बहुत सारी कंपनीज़ इस वक्त इमदादी पैकेजेस भी अनाउंस कर रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके अलावा कोरोना का इम्पैक्ट है क्या, पाकिस्तान के अंदर क्या है, कराची के अंदर क्या हुआ जहां एक डेथ नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनी जो नहीं बननी चाहिए थी। हमने लोगों को हैजानी कैफियत के अंदर मुब्तला नहीं करना, उसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। न्यूयॉर्क के अंदर जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तानियों के हवाले से वो बहुत ज़्यादा मनफी हैं और परेशान कुन है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आज बात करें। जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं इरफान वहाब साहब हैं, CEO टेलीनॉर पाकिस्तान, वो हमारे साथ हैं और टेलीनॉर ने बहुत अच्छा काम किया। हमने जो कंपनी इस काम में कार खैर में हिस्सा लेगी उसको शाबाशी देंगे ऑन एयर, टेलीनॉर को भी शाबाशी। 1.6 बिलियन का इन्होंने कोरोना के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया। तफसील इनसे जानेंगे इरफान वहाब साहब से। इसके अलावा प्रोग्राम में हमारे साथ हैं फैसल ईदी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। ईदी साहब आपको भी खुशामदीद। ईदी साहब बहुत बड़ा इदारा है और पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है अब्दुस्तार ईदी ने भी, और अब उनके साहबजादे के कांधों पे ये जिम्मेदारी है। इनसे पूछेंगे कि कराची के वाक़यात, कोरोना का इम्पैक्ट और जो डेथ टोल के ऊपर मुख्तलिफ खबरें हैं उसकी हकीकत क्या है। मुस्तफ़ा कमाल और एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ होंगे। इरफान वहाब साहब आपसे आगाज़ करूँगा। एक तो आपको शाबाशी, आपकी कंपनी ने अच्छा काम किया। अब ये बताइए कि ये 1.6 बिलियन रुपीज़ जो आपकी कंपनी ने ऐलान किया है इसकी कुछ तफसील दे दें। ये कैश सपोर्ट है, सर्विसेज में है, इन काइंड है, कैसे देंगे? जी नदीम, इसमें इसके बेसिकली सर्विसेज और माली इमदाद शामिल है और इसमें जो हमारा फोकस होगा वो 3 एरियाज़ के ऊपर है। सबसे पहले तो जो हिफाजती इक्विपमेंट है, किट्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इन तक इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है हमारे ख्याल में वो ये है कि कैसे उनको सबसे पहले सेफ़ गार्ड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। सो एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होगी वो हम हिलाल अहमर के साथ मिल के इन तक ये सामान जल्द अज जल्द पहुँचाएँगे। जो दूसरा कंपोनेंट है इस फेज़ में हमें सबसे बड़ा जो एक और चैलेंज नज़र आ रहा है वो हमारे जो सारिफीन हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, बच्चे हैं जो घर बैठ के इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल में है, कैसे वो तालीम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सो ऑनलाइन लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी है जो क्योंकि हमारे कोर बिज़नेस से भी बहुत करीब है कि कैसे हम उन तक तालीम की सूरत एक पहुँचा सकें, और उसमें भी हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम शामिल किए हैं जिसमें डिजिटल स्किल से लेके इंटरनेशनल लिंक्डइन तक लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज दे सकते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट है
वो राशन का और टेस्टिंग की सहूलियात जो मुस्तकीन हैं उन तक पहुँचाने पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से पे आ जाएं, ये जो आपने कहा कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं इसको देना है हिलाल अहमर के साथ मिलके, ये कंपोनेंट की इसकी मालियत क्या है और इसमें आप क्या क्या चीज़ें हैं, किट्स दे रहे हैं आप, वो जो फुल बॉडी ड्रेस होता है, मास्क हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप डोनेट करेंगे? जी, इसमें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है जिसके अंदर आपका पूरी प्रोटेक्शन है, स्पेशली जो हॉस्पिटल में इस वक्त ICUs वगैरह में काम कर रहे हैं उनके लिए अलहदा पैकेज है। उसके अलावा जो लोग उसके अलावा हैं जिसके अंदर बेसिक डिटेल्स है, क्या सामान कितना है, तादाद कुछ ज़हन में है कि कितनी मालियत का है या कितनी किट्स हैं? ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है PPE जो है ये कितनी तादाद है या कितनी मालियत का है ये सामान? जी, इसकी डिटेल्स जो है वो तकरीबन जो टोटल इसकी कंट्रीब्यूशन होगी तकरीबन 150 मिलियन के करीब है, जिसमें इसकी हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं अपनी टीम्स के साथ मिलके और पार्टनर्स का मिलके कि जिन जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और इंशाल्लाह इसको पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी ज़रूरत होगी हिलाल अहमर के साथ मिलके पहुँचाएँगे इसको। अच्छा, दूसरा हिस्सा बड़ा अहम है जो आपने ऑनलाइन लर्निंग का और डिजिटल स्किल्स और लिंक्डइन की बात की। यहाँ HEC वालों की बारी बारी चलता हूँ, आप फिर अपना लिंक्डइन का भी एक्सप्लेन आपसे चाहूँगा कि करें। HEC वालों की एक दिली ख्वाहिश है कि कोई कंसेशनल ऐसे पैकेजेस मिल जाएं। ये कोरोना अभी जब तक इसकी कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो जाती तब तक पता नहीं कितना अरसा स्टूडेंट्स की, जो ख़ास तौर पर जो हायर एजुकेशन वाले BSc लेवल MSc लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम मुतासर हो सकती है। तो कंसेशनल उनको स्टूडेंट बंडल मिल जाएँ, कुछ उसके ऊपर आपकी कंपनी काम कर रही? जी, इसमें जो ऑनलाइन का जो एरिया एजुकेशन का क्योंकि बहुत वसी एरिया, तो इसमें सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो डिजी स्किल्स का प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इग्नाइट का है, जहाँ पर तकरीबन 10 मिलियन के करीब बच्चे मुख्तलिफ मरहलों पर रजिस्टर हुए हुए हैं। सो उसके लिए हम एप्लीकेशन और जो एक्सेस है टोटली फ्री कर रहे हैं। उसके अलावा इसी तरह जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में स्किल्स हैं उसमें हमने 2 प्रोग्राम इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ साइन अप किए हैं, जिसमें तकरीबन 2000 एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें 1000 ख़वातीन होंगी और 1000 ओपन है सबके लिए, जिसको हम फोकस करेंगे। और जहाँ तक लिंक्डइन का ताल्लुक है इसमें काफ़ी आई वुड से एडवांस कंटेंट जो तकरीबन जिसकी कॉस्ट आप समझ लें कि 4-5 हज़ार रुपये होती है नॉर्मली, उसमें वी विल बी प्रोवाइडिंग दिस। और अभी तक हमने जो वो 1000 कोर्सेज जो फ्री फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे हम करेंगे। जहाँ तक HSC के प्रोग्राम का ताल्लुक है उनसे भी हमारी डिस्कशंस चल रही हैं और इंशाल्लाह सेकंड जो इसका मरहला होगा उसके अंदर हम डिस्काउंटेड पैकेजेस उन बच्चों के लिए जो जनरल एजुकेशन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उनके लिए भी अनाउंस करेंगे। जो आपने 10 मिलियन बच्चों का कहा, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एक्सेस दे रहे हैं ये डिजिटल स्किल्स के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इग्नाइट के ताउन से? इसकी थोड़ी सी तफसील बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए वो कौन से बच्चे हैं जो इससे फ़ायदा उठाएंगे। जी देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है हम तकरीबन वी आर 4th लार्जेस्ट फ्री लांसिंग नेशन। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि IT एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स से मुंसलिक है। सो इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि हम बच्चों को हर स्टेज के ऊपर, इवन जो स्कूल की क्वालिफिकेशन जिनके पास बेसिक, उनसे लेके मोर एडवांस लेवल पे देयर इज़ अ बुके ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज जो इग्नाइट ऑफर कर रहा है। और हमारा डेडिकेटेड फोकस ये है कि कैसे हम नॉलेज इकॉनमी पाकिस्तान में बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज जब ये कोरोना के हालात बेहतर भी होंगे तो वी विल बी बैक टू अ न्यू नॉर्मल विच विल बी डिफरेंट जो इस वक्त है। सो ग्लोबल नॉलेज इकॉनमी बहुत तेज़ी से शिफ्ट होएगी और उसके लिए हम कैसे पाकिस्तान में अपने बच्चे और बच्चियों को तैयार कर सकते हैं। तो हमारी जो ये काविश है उसी सिलसिले की कोशिश है कि हम एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस करें और ज़्यादा बच्चों को इंकरेज करें कि वो लेटेस्ट जो स्किल सेट्स हैं उस पर वो हासिल कर सकें ताकि उनके लिए रोज़गार के बहुत से मौके आ सकें। अच्छा, बहुत छोटे छोटे अगर 2 मुझे और जवाबात मिल जाएं। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ से सारा दिन वो ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ बच्चे कैंपेन चलाते हैं कि हमारे इलाके में तो सिग्नल ही नहीं आता, तो इसका भी तो कोई हल करे ना जी। जी बिल्कुल, ऐसे सिर्फ आपकी कंपनी से मुताल्लिक शिकायत नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं। ओवरऑल पाकिस्तान में देयर आर एरियाज जहाँ पर 3G 4G सिग्नल नहीं है, यहाँ बहुत ही वीक सिग्नल है, तो ऑल मोबाइल कंपनीज नीड टू एड्रेस दैट इशू। जी बिल्कुल, उसमें अगर मैं आपको एग्जांपल्स भी दूं, देखें
2-3 ऐसे एरियाज़ है बड़े वाज़े, जिसमें आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, जहाँ पर हमने 2006 जब ज़लज़ले के बाद से मोबाइल कंपनीज़ को अलाउ किया गया था, उसके बाद से मज़ीद स्पेक्ट्रम हमने इशू नहीं किया, जबकि पाकिस्तान में, बाकी पाकिस्तान के इलाकों में 3 से 4 मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो चुका है। सो एक पॉलिसी डायरेक्टिव से अगर मज़ीद स्पेक्ट्रम दिया जाए, और हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर अफ्रीका, एशिया में बेतहाशा मसालें इन हफ्तों के दौरान, कोरोना की वबा के दौरान, जब एक टेम्प्रेरी बेसिस पे स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया ताकि जो कैपेसिटी के चैलेंजेस हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। तो अगर हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अगर गवर्नमेंट ये स्पेक्ट्रम रिलीज़ कर देती है तो उन सब वहाँ के आवाम को, ख़ासतौर पर तालिब इल्म को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ लास्ट क्वेश्चन है जी, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। मुझे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है, एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ। ये आजकल दुनिया में बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आती हैं, कहीं डेंगू वायरस फैले तो वो कहते हैं कि आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट कर सकती हैं, तो इस कोरोना के हवाले से भी कुछ आप काम कर सकते हैं ऐसी किसी ऐप पे? जी, आई मीन मोबाइल डेटा और डेटा एनालिटिक्स एक बड़ा हॉट फील्ड है आजकल, और हमने भी बहुत से एनालिसिस करके गवर्नमेंट से भी शेयर किए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि पिछले 4 हफ्तों में हमारे जो सारिफीन हैं या पॉपुलेशन की मूवमेंट कैसे हुई, तो आपको शायद ये जान के हैरत हो कि टॉप पे इस वक्त लाहौर और पिंडी, इस्लामाबाद हैं कंपेयर टू कराची। हमारे केस में, हमारे अपने कस्टमर बेस में तकरीबन 2.5 लाख के करीब लाहौर से लोगों ने माइग्रेट किया टूवर्ड्स देयर ओन विलेजेस। अगर हमारे पास ये मालूमात जैसे मुयस्सर है, इसको हम देख सकते हैं कि वो लोग कहाँ पर गए हैं, बड़े शहरों से लोग दोबारा गाँव की तरफ या देहातों की तरफ मूव हुए। जी, लॉकडाउन की वजह से ये फिनोमेना देखा गया और कराची में कम देखा गया एज़ कम्पेयर टू पिंडी एंड लाहौर। तो अगर आपको ये मालूमात जैसे मुयस्सर हैं, उसकी बेस पे आप बहुत सी इंटरवेंशंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छा हमारा मास कैसे माइग्रेट हुआ, उनके जो वेलफेयर है, एपिडेमिक फैले ना ताकि वहाँ पर, उसको देखा जा सकता है, प्लानिंग की जा सकती है सर्विसेज की। सो ये सब डेटा हमने इरफान वहाब साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है, लेकिन ये काबिल इस्ताइश काम है। जो कंपनी इस तरह का बड़ा काम करेगी उसको ऑन एयर शाबाशी भी देंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में भी उनको शामिल करें। फैसल ईदी साहब, कराची में डेथ नंबर के हवाले से, अमवात के हवाले से बहुत कल कंट्रोवर्सी फैली, किसने फैलाई ये कंट्रोवर्सी, कौन जिम्मेदार है? हाँ, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो है वो अलीम आदिल शेख साहब और फिरदौस आसिक ऐवान थी। इन्होंने अलीम आदिल शेख ने जो है वो कुछ ईदी के हवाले से फिगर्स दी हैं डेड बॉडीज़ की। क्या बोला उन्होंने? ये मैंने सुनी तो नहीं है, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी, लेकिन मुझे लोगों ने हवाला दिया है कि उन्होंने कहा कराची में 400 डेड बॉडीज़ आई हैं कोरोना की। तो आपकी ईडी ने क्या कहा? ईडी सेंटर से इस पर कुछ बयान जारी हुआ था? नहीं, वो हमने मुख्तलिफ जो हमारे डेटा थे पिछले साल के, इस साल के, वो हम कंपेयर करने के लिए हम सब कंपाइल कर रहे थे। तो ये डेटा इन लोगों के पास कहीं पहुंचा है। तो वो नंबर्स क्या जाहिर करते हैं? एक महीनों के हिसाब से अगर मैं आपका नंबर देखूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तकरीबन मोर और लेस एक ही जैसे नंबर है। नहीं, हमने इस 1 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल और मार्च की कुछ डेटा था, जिसको पिछले साल के मार्च के डेटा से और इस अप्रैल के डेटा को पिछले अप्रैल के डेटा के साथ हमने कंपेयर किया। तो अप्रैल का डेटा मुझे इस वक्त याद है। पिछले साल जो है वो हमारे पास जो डेड बॉडीज़ आई हैं वो 230 थी। इस दफ़ा जो डेड बॉडीज़ 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक आई हैं वो 387 थी। सही। और इसमें ये 70% इजाफा है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है डेड बॉडीज़ का, और पिछले साल से इस साल। और इसके पीछे जो वजूहात, अच्छा, हमने पिछले 10-12 दिनों से कॉज ऑफ डेथ जो है वो हमने लिखना शुरू कर दिया है। जो भी डेड बॉडी आती है, ठीक है, तो 80% लोग यही कहते हैं कि सांस की तकलीफ से इंतकाल हो गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। सांस की तकलीफ जो है वो कोरोना का एक सिम्टम है, लेकिन सांस की तकलीफ बहुत सारी और बीमारियों का भी सिम्टम है। हार्ट अटैक में जो है वो सांस की तकलीफ होती है, कार्डियक अरेस्ट में सांस की तकलीफ होती है। तो ये नंबर ऑफ डेड बॉडीज जो 18 दिनों में ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? 13 दिनों में जो नंबर ऑफ़ डेड बॉडीज 70% ज़्यादा आई हैं, उसकी जो एक मुमकिन है इसमें कोरोना हो, सस्पेक्टेड कोरोना हो, जो पॉजिटिव नहीं था। जो पॉजिटिव हैं वो अलग हैं। वो कितने? उसकी तो हमने काउंटिंग नहीं की, लेकिन टोटल ओवरऑल जो हमारी काउंटिंग है वो गवर्नमेंट की काउंटिंग से कम है। गवर्नमेंट अगर कहती है कि 110 हलाकतें हैं, तो हमारे पास जो हमने डील की है ईदी ने वो तकरीबन 90 के करीब की हैं। बाकी जो 20-25 हलाकतें हैं वो 1122 ने, या जो ये पूरे पाकिस्तान का फिगर बता, ये पूरे पाकिस्तान का मैं फिगर बता रहा हूँ।
मतलब पूरे पाकिस्तान में डेड बॉडीज तकरीबन 90 हैं जो आप कह रहे हैं कि ईडी ने डील की हैं। ईडी ने डील की हैं और बाकी दूसरे 110 में से 90 हमने डील की हैं, बाकी 20 जो है वो दीगर इदारों ने डील की है। तो 90% तक का फिगर 85% तक का फिगर हम इस वक्त जो है वो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। जो अदर डेथ्स हैं वो क्यों बढ़ी? अच्छा, वो डेथ्स इसलिए बढ़ी कि मैंने ये एनालिसिस हमने मुख्तलिफ दीगर डॉक्टर्स के साथ हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे ना, तो ये जो आखिरी बना ना, इसमें जो डेड बॉडीज़ आ रही हैं उनकी एज ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। किस एज ग्रुप में? 60, 70, 80 ये एज ग्रुप के हैं ज़्यादातर। पिछले साल जो है 40s में भी थे, 50s में भी थे, इस दफ़ा भी हैं लेकिन कम हैं। ज़्यादा जो है वो 80s, 70s, 80s वाले हैं। तो ये हमें ये भी डाउट हुआ कि बड़ी उम्र को कोरोना अफेक्ट करता है, तो हम उस एंगल से हम तमाम एंगल्स के से जो है ना वो जावियों से इस चीज़ को देख रहे थे। हमने ये पब्लिशाइज नहीं की। पब्लिशाइज जो है ये क्या निकला एनालिसिस से? क्या नतीजा? एनालिसिस से ये निकला कि जो कोरोना के खौफ की वजह से बहुत सारी क्लिनिक्स, ओपीडीज़, हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं। उसकी वजह से बंद हो चुके हैं तो जो मेडिकल इलनेसेस होती हैं, जो क्रॉनिकल इलनेसेस होती हैं, उनको कोई ट्रीट नहीं कर रहा। जब वो ट्रीट नहीं हो रहे तो वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं और फिर डेथ्स हो जाती हैं इनकी, और वो अल्टीमेटली फिर ईडी सेंटर में आ जाते हैं और लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं। वो कहते हैं इसको सांस की तकलीफ थी। सांस की तकलीफ हर किसी को नहीं है, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो आपको कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे वो आपको नमूनिया हो, चाहे आपको कोरोना हो। सांस की तकलीफ एंड में सबको ही होनी है। सब गैस्पिंग करते हैं और सब जो है वो बॉडी के जो ऑर्गन जो डाई आउट कर रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन। मुस्तफा साहब को भी शामिल कर लूँ। वैसे इस पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट समा टीवी का जो कराची ब्यूरो है उसने तैयार की थी, एनालिसिस लिया उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से, हॉस्पिटल का भी, ईडी से भी, और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इस साल के 4 महीनों का एवरेज हर महीने की मोर और लेस कोई करीब एक ही जैसी है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्पाइक नज़र नहीं आती। जो आपके सेंटर के नंबर में स्पाइक है वो 4 महीनों में जो गोइंग एवरेज है उसमें वो स्पाइक नज़र नहीं आती। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये आपने कराची की अमवात के ऊपर देखा कि गुज़श्ता रोज़ एक अजीबो गरीब, बहुत ही अफसोसनाक पहलू था, लेकिन हमने लोगों को एक खौफ वाली फ़िज़ा में हमारे लीडर्स ने वो उसका शिकार कर दिया। हम मीडिया से बचाने की कोशिश करते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि ये डेथ नंबर 400, 500 ऐसी फिगर मत बोलो, लोगों को मत डराओ, लेकिन हमारे यहाँ हुआ ही है। क्या हम सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं ये कोरोना वाला बहरान? अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में सियासत का तर्ज सियासत चेंज हो गई है। अगर कहीं चेंज नहीं हुई थी वो पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान में कोरोना में के आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी जो हम पहले कर रहे थे उसमें और शिद्दत आ गई है। सब जगहों पे तमाम कौमें, तमाम ममालिक आपस में अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात को ठीक कर रहे हैं, पुरानी दुश्मनियां ख़त्म कर रहे हैं, इंटरनली चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, एक मौक़िफ़ लेकर निकल रहे हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही सैड पार्ट है हमारे मुल्क में, वो ये कि इस कोरोना के वबा के बावजूद इतनी बड़ी तबाही हमारे सर पर खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सियासतदानों में और हमारे हुक्मरान और अपोजिशन जमात और जो लोग भी इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, अपोजिशन में या सूबों में या वफाक में, उनकी तर्ज सियासत में कोई फ़र्क नहीं आया। अगर कोई चेंज कहीं नहीं हुई सियासत, तो वो पाकिस्तान है। और उसी सियासत की वजह से, चूँकि हम अभी तक पॉइंट स्कोरिंग में, क्लियरली पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं और एक दूसरे को ये बताने में लगे हुए हैं कि फ़लाँ गलत कर रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। इस चक्कर में हम किसी भी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं कि कोई ऐसी बात निकले जिसका ब्लेम हम किसी दूसरे के ऊपर डाल सकें। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो हो रहा है सारा ये नंबरिंग तो एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से इस क्राइसिस को हैंडल किया वफाक ने या जिस तरीके से हैंडल किया सिंध और पंजाब ने, उसका कोई कंपैरिजन आप दे सकते हैं? कोई किसी को आप स्कोर पहले से कम या ज़्यादा देंगे? आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर देते हैं फेडरल गवर्नमेंट को और कितना देते हैं सिंध गवर्नमेंट को? देखिए, आउट ऑफ 10 में फेडरल गवर्नमेंट को तो मैं 3 से 4 स्कोर दूंगा और 3 से 4 नंबर दूंगा, और आउट ऑफ 10 मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 6 से 7 नंबर दूंगा। इसकी वजूहात हैं और ये मैं कह रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल, जो कि बहुत मुराद अली शाह को आपने 100% एक्स्ट्रा स्कोर दिया एज कम्पेयर टू इमरान खान। नॉट 100%, मैंने 7 से 8 नंबर दिए हैं इसमें आउट ऑफ 10, और 3 से 4 नंबर दिए हैं मैंने फेडरल गवर्नमेंट को। तो मैं 100% तो मुराद अली शाह साहब को भी नहीं दे रहा। इसकी वजह बता दूं मैं आपको, क्योंकि वफाक में मैं ये समझता हूँ कि जो
बड़ा होता है उसका काम होता है लीडिंग रोल प्ले करने का। वज़ीर आज़म साहब को अपनी तमाम सियासी वाबस्तगी को एक तरफ रखकर चारों सूबों के वज़रा आला को पहले दिन ही बुलाकर और एक कोई मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था और बड़ा उसको ओपन करते, डिबेट उसकी बड़ी ओपन करते और लेकर आते। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। वो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कौम से खिताब करते थे, आधे घंटे के बाद मुराद अली शाह साहब करते थे। और जो इन्होंने मुराद अली शाह को जो मैं 7 से 8 नंबर दे रहा हूँ, वो एक काम इन्होंने काम किया है कि यहाँ के शहर के बड़े जो प्रोमिनेंट लोग थे, डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग, फ़र्ज़ करें डॉक्टर बारी साहब को उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। जब वो डॉक्टर बारी के साथ बैठकर और उनके ज़रिए वो उनके स्पोक्समैन बनते हैं और वो बात करते हैं, तो मेरे पास कोई वजह नहीं कि मैं उनकी बात पे बिलीव ना करूं। उनका जो एक स्टेचर है, तो ये काम किया और ये हमें उसके ऊपर उनकी डेफिनेटली उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है, करनी पड़ रही है। लेकिन ये काम भी उस वक्त हो रहा है कि जब वफाक चूँकि नहीं कर पा रहा उस लेवल पे काम, तो ये थोड़ा भी कर रहे हैं तो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये काम हमसे तो मुराद अली शाह साहब की तारीफ़ तो इमरान खान साहब ही करवा सकते थे। 12 सालों से सिंध का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, करप्शन है और सारी चीज़ें हैं। वैसे एक कमाल किया आपने मुस्तफा, एक कमाल आपने किया। आज आपने इमरान खान को दिया है 3 से 4 और उससे डबल स्कोर दिया आपने मुराद अली शाह को। तो आज तो आपने जितवा दिया मैच, ये मुराद अली शाह को जितवा दिया कि ही इज़ डूइंग फार बेटर जॉब एज़ कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नदीम भाई देखिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें तो मैं और क्या करूंगा। और मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये क्रेडिट सारा इमरान खान साहब को जाता है कि वही हमसे ये काम करवा सकते थे कि जो सिंध हुकूमत 12 सालों से 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, नहीं पढ़ा सक रहे, वो करप्शन यहाँ पर हो रही है, इदारे उन्होंने छीन रखे हैं, बल्दियाती इदारों को इम्पोर्टेंट बना रखा है, एड्स पूरे लाड़काना में फैल चुका, कुत्तों के काटने की दवाएं नहीं, ये सारी उनकी लेकिन इस पिछले 2 माह में चूँकि फेडरल गवर्नमेंट की वो लीडरशिप नज़र नहीं आ रही और वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, इन्होंने जो थोड़ा बहुत भी कुछ किया है, तो उस पर आप कैसे नहीं कहेंगे कि आप ये काम करें। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये काम साहब आप लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं। देखिए, इसको हमें इसके कोड्स बनाने चाहिए थे। हमें हर सेक्टर के साथ बैठकर एक अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करके हमें एक कंट्रोल किस्म की एक SOP बनानी चाहिए थी कि जहां पर हमारे पास प्लान ABC हो। हमारे पास जो 2 महीने का टाइम था, हमारे पास कोरोना लेट आया और हमारे पास टाइम था, उस टाइम को हमने अवेल नहीं किया। लॉकडाउन हो जाना चाहिए, लॉकडाउन नहीं हो जाना चाहिए, इसके बीच में ग्रे एरिया है कि लॉकडाउन हो तो कैसे हो, चूंकि हमारे पास एक विंडो अभी भी है कि वो स्प्रेड उस तरह से नहीं हो पा रही है। अच्छा डॉक्टर, मेरे साथ रहिएगा, मुस्तफा साहब आप भी और ईदी साहब भी साथ हैं। हमने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों की इस कोरोना का शिकार होने की खबरें पढ़ी और काफ़ी दुख भी हुआ और परेशानी भी हुई, और उनका जो नंबर आ रहा है वो पाकिस्तान के मजमूई नंबर से भी ज़्यादा आ रहा है। तो हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर जावेद सुलेमान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क की खबरें बहुत खौफनाक है पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, क्या आपके पास दादोशुमार है? ओवरऑल जो डेथ कोविड-19 या कोरोना वायरस से हुई है वो 11,000 के करीब है इस वक्त। आउट ऑफ दैट उसमें 150 से 200 के करीब जो है पाकिस्तानी डेथ है वो रिकॉर्डेड है। 150 से 200 यहाँ की 150 से 200 के करीब जो रिकॉर्डेड है। अब जो डेथ घर में हुई हो का जो है वो कोविड टेस्ट नहीं हुआ हो, अलग स्टैटिस्टिक है, मगर तो जो वो रिकॉर्डेड है इस्लामिक फ्यूनरल होम्स जहाँ पे ये बॉडीज जाती हैं उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो रफ बट एक्यूरेट एस्टिमेट जो है। तो डॉक्टर साहब आप खुद जिस हॉस्पिटल में हैं उसका नाम भी बता दें और वहाँ पे कितनी ऐसी अमवात रिपोर्ट हुई? मेरा नाम जावेद सुलेमान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी हूँ माउंट सानाई मेडिकल सेंटर मैनहट्टन में। मैं यहाँ पे 2 अस्पतालों में कोविड-19 की टीम को वॉलंटियर कर रहा हूँ लीड करते हुए। एक है माउंट सानाई में रफ्ता हॉस्पिटल और एक है यहाँ पे जमैका हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर। जो तो इन 2 हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी अमवात हुई? हॉस्पिटल के अंदर जो है ये आप देखिए, मैं आपको ओवरऑल स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ, एक स्पेसिफिक एक जगह की नहीं बता रहा हूँ। वो मोर्टालिटी है ना, ये मोर्टालिटी ज्यादातर जो है वो उनकी है जो एल्डरली लोग हैं,
ओल्डर एज ग्रुप के लोग हैं। तो इसकी उनके डॉक्टर साथ जावेद कोई क्या वजह है कि associated और पूरे disease- पाकिस्तान में अभी तक अमवात की वो नंबर नहीं है, वो शरह नहीं है जो सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में पाकिस्तानियों की हो गई? अगर पाकिस्तानियों के अंदर कोई इम्यूनिटी थी तो वो तो न्यूयॉर्क में रहते हुए पाकिस्तानी के अंदर भी होगी, तो ये इतना नंबर में फ़र्क क्यों है? नहीं, पहली बात जो ये इम्यूनिटी की जो बात है या कोई स्पेशल कोई कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक फॉल्स बिलीफ है। ये एक खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। साइंटिफिक टाइप ऑफ चीजें हैं, परहेज करना चाहिए। वी शुड बी रेडी कि हम जो है अगर ये आग की तरफ फैले तो इसको कैसे रोकें और क्या करें, ग्राउंड पे सोचा चाहिए। खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। तो आप जब कहते हैं कि खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, तो आप किसी बड़े अंदेशे का इजहार कर रहे हैं कि हमें कॉशियस रहना चाहिए, कोई खतरनाक सूरत हाल बन सकती है? एब्सोल्युटली। देखिए, हमारे पास कुछ प्रोटेक्टेड चीजें जरूर हैं। पहली प्रोटेक्टेड चीज ये है कि हमारी यंगर पेशेंट पॉपुलेशन है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास 60 साल के ऊपर के लोग हैं और जो है अंडर 40-45 यंगर लोग ज्यादा हैं। बट ऑन द अदर हैंड आप ये भी देखते कि हमारे यहाँ जो है वो कितना है, पर क्राउडिंग कितनी है, डायबिटीज अनडायग्नोज कितना है, हाई ब्लड प्रेशर कितना है, कार्डियक इश्यूज कितने हैं, कितने डिजीज हो चुकी हैं, रिस्पिरेटरी इश्यूज और जो एम्फाइसीमा और चीजें कितनी है, तो अनडायग्नोज है। वगैरह में देहातों और पिंड में लोगों को वायरस का ही अभी बेचारों को पता ही नहीं हुआ कि वायरस होती क्या है, और आप अचानक उन्हें कहते हैं कि जी एक वायरस ऐसा आ गया है जो कि जो है आपकी जान ले सकता है। तो पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली हमारे जो है ना इग्नोरेंस, नॉट नोइंग द फैक्ट, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और आई थिंक पब्लिक को एतमाद में लेना और उनको समझाना और बताना कि वायरस होता क्या है, हो क्या रहा है, ये दुरुस्त है। डॉक्टर जावेद सुलेमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। मैं अभी इनको प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ईदी साहब इनसे बात कर रहा था, तो वो कहते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग कौम को समझाएं। अभी ये वो वक्त नहीं है कि खुले जफ्फियाँ डालें और बाज़ारों में घूमें, अभी ख़तरनाक वक्त है, एहतियात बहुत करें। मैंने इनसे परफॉर्मेंस का पूछा, आप तो इन बहुत ही मुश्किल हालातों से कराची को देखते हैं और ईदी की बड़ी सर्विसेज है, अभी कोई परफॉर्मेंस में आपको मैं कहूँ कि कंपैरिजन करें तो आपको लगता है कोई गवर्नमेंट अच्छे से परफॉर्म कर रही है या कोई एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा बेहतर काम करने की ज़रूरत है? फेडरल की बात कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन दे दें, मुराद अली शाह का भी और इमरान खान का भी। देखें, सियासत भले अपनी जगह हो रही है लेकिन काम भी हो रहा है। काम हो रहा है, बिल्कुल काम दोनों कर रहे हैं, इमरान भी कर रहे हैं और मुराद शाह दोनों। मतलब इमरान तो फेडरल है, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें लेट की हैं। शुरू में उन्होंने जो है वो इसको नज़रअंदाज किया या इम्पोर्टेंस नहीं दी, बाद में जो है इनको समझ आना शुरू हो गई और अब तेज़ी से जो है वो अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, अपने ये टेस्ट भी कर रहे हैं। इसका सही जो तरीक़ेकार है ना फ़ाइट करने का, एक तो आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन से मुराद जो है वो लॉकडाउन कर दें, लोगों को आपस में मिलने से रोकें। दूसरा, बहुत तेज़ी से टेस्ट करें ताकि हमें पॉकेट्स पता चल जाएं कि कहाँ पर इसने अपने पंजे गाड़ लिए। उन पंजे जो गाड़ने वाली जगह हैं उनको आप सील कर दें ताकि वहाँ के लोग बाहर ना निकले और फैलाएं ना इसको। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो क्योंकि सही जो मुश्किल तरीन काम है कि जो विक्टिम है, जो डेड बॉडीज़ हैं, आपका इदारा उनको डील करता है, लोगों की मदद करता है, क्या हुकूमतें एग्जैक्टली सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं? टेस्ट करना, इलाज करना, ट्रेस करना, या बस तकरीरें करके फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर, उसमें बहुत कम बजट है इस पूरे खित्ते के अंदर। मुझे किसी ने कहा था कि इवन अफ़गानिस्तान का जो है वो परसेंटेज के हिसाब से हमसे बेहतर है। और जो है हमें एक तो हेल्थ बजट को बढ़ाना होगा अपने मजमूई तौर पे, मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूँ। और हेल्थ की जो सूरत हाल है हमारी, वो बहुत ही अच्छी नहीं है, चाहे कोई भी सूबा आप ले लें। अच्छा, एक अब्दुस्तार ईदी की ज़िंदगी में वो झोली फैला के बैठ जाते थे और उनको ज़िंदगी सारी में अल्लाह ताला ने ऐसा लोगों का इत्मीद रखा हुआ था उनके ऊपर कि कभी कमी नहीं आई। तो मेरा दिल यह है कि वो फैसल ईदी पे भी लोग वैसा ही इत्मीद करें। आपके इदारे की तरफ से अगर आपको कोई भी अपील करनी है तो वो भी आप ये यूज़ करिए अपॉर्चुनिटी, और लोगों से आप कह सकते हैं कुछ भी कहना हो तो। नहीं, बस अब जो है वो इस वक्त हम परेशानी में हैं और पूरी दुनिया की मदद भी कर रहे हैं। हमने ईरान की मदद की, हमने चाइना को ऑफ़र की, चाइना ने हमारी मदद पता नहीं क्यों नहीं ली। हमने इटली को जो है $3 लाख दिए हैं, हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिए हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो जुड़ा हुआ है। इटली को आपने $3 लाख डोनेशन दी है, बिल्कुल। और ईरान को कितनी दी? ईरान को 3 लाख
3 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी, मतलब जो कि 2 लाख डॉलर बनते हैं। ये ईदी सेंटर ने डोनेट किया। जी, ईदी ने दी है। और हम यूके की हमारी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उनसे मुस्तकिल राब्ते में कोशिश कर रहे हैं। उनकी वो शटडाउन हो गई है, वो चले गए। हम उनको भी जो है वो पैसे देना चाह रहे हैं और अमेरिकन जो है गवर्नमेंट उनको भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अफेक्टेड हैं और जो दीगर ममालिक हैं उनके भी अफेक्टेड है। यूके को हम इसलिए देना चाह रहे हैं कि यूके में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से हमें 3-4 मिलियन पाउंड हर साल चंदा मिलता है। अगर हम उनको $500,000 पाउंड दे देंगे तो हम अपनी कम्युनिटी को रिटर्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अगर वहाँ से बैठे हुए लोग आपको 4 मिलियन पाउंड सालाना दे रहे हैं तो इस मुश्किल में उनकी मदद तो आपको करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है। अमूमन वैसे हम 90% पाकिस्तान लेकर आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो उनको भी ज़रूरत है, तो उनकी भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यूके में भी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि एक दिन में 800-900 हलाकतें हो रही हैं। अच्छा, एक एरिया ऐसा है जो पता नहीं आप उसमें डील करते हैं कि नहीं, लेकिन इब्रारुल हक ने भी मुझे कहा, और एक वो हमारे और दोस्त हैं ज़ियाउल्लाह नक्शबंदी साहब, तो उन्होंने मुझे कहा सुंदस कोई इदारा है मुन्नू भाई का, तो ये थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी अपील करें उन्हें कि उनको भी आजकल ज़रूरत है। तो इब्रारुल हक ने भी बार बार कहा कि उनके लिए मदद की ज़रूरत है, तो आप भी उनके लिए अपील करिए कि लोग उसके लिए भी ब्लड डोनेशन जो बिल्कुल ब्लड डोनेशंस के लिए इस वक्त थैलेसीमिया के जो लोग पेशेंट्स हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमने अपनी कुछ गाड़ियाँ दी हुई हैं, बसेस दी हुई हैं। कराची के जो मुख्तलिफ थैलेसीमिया सेंटर्स हैं वो हमारी गाड़ियों में ब्लड डोनेशंस इकट्ठे कर रहे हैं और उनकी काफ़ी मदद हुई है। और इसमें बहुत सारी दीगर जो मज़हबी इदारे हैं उन्होंने भी अपने डोनर्स को जो है कहा है कि उनको चंदा मुस्तफ़ा साहब से भी पूछते हैं। मुस्तफ़ा साहब, आपका बड़ा असर और रसूख है कराची के अंदर, बल्कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड, आप किसी ज़माने में तो ठीक ठाक ऑर्गेनाइज थे। क्या अभी आप ये थैलेसीमिया वालों को कोई हेल्प दे सकते हैं? क्योंकि इस मुश्किल में जब लोगों का चलना फिरना वो बंद होया हुआ है, तो शायद वो रसाई उन इदारों तक कुछ कम हो गई है, या कोई मोटिवेशन में फ़र्क है, या शायद मोबिलिटी ने रोका हुआ है लोगों को। संडे विच इज़ 19th ऑफ दिस मंथ हमारे मरकज़ पे कैंप लग रहा है और हम जो है वो 100 से ज़ायद बोतलें देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे जो थैलेसीमिया की टीम है एक हॉस्पिटल से, उनको रिक्वायरमेंट थी तो हम अपने कारकुनों ज़िम्मेदारान ये दे रहे हैं। और 21 को हैदराबाद में हमारा कैंप लग रहा है इसी थैलेसीमिया के ब्लड के हवाले से, और हम वहाँ पे भी, और हमारी कंटिन्यूटी के साथ हमारे लोगों का हम लोगों का कनेक्शन है। जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट इस तरह की आ रही है वहाँ पर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। अभी संडे को हमारे यहाँ कैंप लग रहा है इस हवाले से कराची में। कुछ और ऐसा एरिया जहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो? मुझे मालूम नहीं है कि आपकी इफ़ेक्टिवनेस वैसी है कि नहीं है जितनी आज से कोई 10 साल पहले थी, लेकिन जब मुश्किल घड़ी हो तो ये मैटर ही नहीं करता कि मुराद अली शाह हुकूमत में है कि इमरान खान की हुकूमत है, हाथ बटाना सबका फ़र्ज़ है। तो आप इसमें कोई हेल्प आउट कर सकते हैं? राशन की तकसीम हो, बाज़ एरियाज़ हैं नदीम भाई, आपने शायद हम पर 2 इलाकों में वो कहते हैं कि राशन तकसीम करना चाहते थे तो गाड़ियों में लेकर गए, तो इतनी कहते हैं कि भूख और वह मुश्किल थी कि उन्हें गाड़ियों से वहाँ छोड़ के जाना पड़ा कि लोगों ने बाकायदा हल्ला बोल दिया। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ शायद आप लोगों की तंजीमें उनकी मदद कर सकें। नहीं, आई थिंक थोड़ी सी अगर आप हमें हमारे बारे में सर्च करेंगे, मालूमात करेंगे, आई थिंक आपने हमारी तरफ से थोड़ी सी विंडो नदीम भाई बंद कर रखी हुई है। हम पिछले 1.5 महीने पौने 2 महीनों से मुसलसल हज़ारों ख़ानदानों में राशन की तरसील, राशन का काम हुआ। और बशीर फ़ारूकी साहब जो सैलानी वेलफेयर के जो हेड हैं, आपने नाम लिया भी उनका, वो बल्कि एक दिन आए भी थे हमारे पास, उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा भी है। तो जो लोग यहाँ पर आपके जो लोग हैं आप उनसे मालूम करेंगे हम क्या कर रहे हैं। हम 2 तरह के देखें ज़रूरतमंद है इस वक्त। एक वो है जो जाकर कहीं पर मांग रहा है, और एक वो ज़रूरतमंद है जो कि भूखा रहने के बावजूद कहीं पर जाकर मांग नहीं रहा। हमने उस सेगमेंट को पकड़ा है कि जो अपने घरों से निकल नहीं रहा। हमारी अफादियत आज जितनी है उतनी कभी भी नहीं थी। वो ग्राउंड रियलिटीज़ ग्राउंड के पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा यूनियन काउंसिल लेवल का हमारा जो यूनिट इंचार्ज है, जो हमारे कारकुनान हैं, वो हर इलाके में हमने उनको कहा कि ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का पता करो, मालूम करो कि जिनके पास ऐसे हालात हैं और वो किसी से मांग नहीं रहे। हम उनके लिए राशन हमने पैकेट्स बना रखे, और रात की तारीकी में 12 बजे के बाद हमारा ऑपरेशन शुरू होता है। और 2 लोग जाकर, हमारे 2 कारकुनान, हमने हमारे पास फाउंडेशन है, PSP फाउंडेशन के नाम से ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके लोग जाकर उसके दरवाजे पे वो राशन जाकर देते हैं। ना तो उससे तस्वीर खिंचवाते हैं उसकी, ना तो उसकी शक्ल देखते हैं, जो भी आता है उसके हाथ बढ़ाकर उसको देते हैं और खामोशी से लेकर, ये इंस्ट्रक्शन है। आपने मेरी तस्वीर, हमारे लोगों की तस्वीरें जो है वो कहीं नहीं
देखेंगे, लेकिन आप सोशल मीडिया पे हमारी एक्टिविटीज़ देखेंगे या इवन के आपके मीडिया के लोगों को, तो ये रोज़ाना अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आई एम कमिंग बैक फ्रॉम मीरपुर खास, हैदराबाद में मैं कल था और फिर मीरपुर खास, और वहाँ पे भी ये जहाँ जहाँ पीएसपी की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हमने अपने ऑफिसेस को जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले मैं आपको खुदाफिज करूं, एक मुझे आप बता दीजिए, जो MQM असल वाली MQM थी, क्या उसका कारकुन इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल के साथ है, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के साथ है, या वो MQM जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है उसके साथ है, किसके साथ है? जो MQM का नज़रियाती कारकुन था, जो किसी इंसानी खिदमत के नज़रिए के ऊपर आया था, और वो बल्दियात के मज़े लेने के लिए, ठेके लेने के लिए और कचरे के पैसे खाने के लिए नहीं आया था। जो नज़रियाती कारकुन था तो वो पहले दिन से मेरे साथ है 90%। लेकिन जो पैसे के लिए आया था, जो ठेकों के लिए आया था, जो अपनी प्रमोशन के लिए आया था, वो उस वक्त तक जो है वो डेफिनेटली नहीं आएगा जब तक ये पावर जो है मेरे पास ना आ जाए। तो नज़रियाती सारे लोग जो MQM के पास थे, जो MQM के असास थे, जो नज़रिए लोगों की खिदमत के लिए थे, उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर ये काम नहीं हो रहा तो आज वो हमारे साथ ही हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हमारे साथ थे। आपका एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईदी साहब से और बातें भी करेंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि और भी इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट भी दें। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एहसन साहब, आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी आज 9% कर दी है, तो आप समझते हैं मुनासिब है, सही फैसला है, दुरुस्त वक्त पे किया गया? जी नदीम मलिक साहब, आपको याद होगा कि हमने तकरीबन 1 महीने से पहले जब PMLN की तरफ से कोरोना वायरस की रिस्पॉन्स के लिए एक इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया था, तो उसमें ये कहा था कि हुकूमत फौरी तौर पे स्टिमुलस देने के लिए 2 काम करे। एक, इंटरेस्ट रेट्स को 9% के ऊपर लेकर आए, और दूसरे कम से कम 70 रुपए पे पेट्रोल और डीजल की कीमत लेकर आए, क्योंकि बैनुल अक़वामी मार्केट्स में ये प्राइसेस क्रैश कर चुकी हैं और हुकूमत इनके ऊपर काफ़ी मुनाफा कमा रही है। और तीसरी चीज़ हमने ये कही थी कि बिजली और गैस के निर्खों में भी तकरीबन 33% कमी की जाए, चूँकि इनकी इनपुट कॉस्ट भी तेल की कीमतों में और तवानाई की कीमतों में कमी होने की वजह से कम हो चुकी है। इससे हमारी जो बिज़नेस है, इंडस्ट्री है, उसको स्टिमुलस पैकेज मिलेगा। तो उनमें से ये एक चीज़ पर हुकूमत ने बिल-आखिर देर से इक़दाम किया है, लेकिन फिर भी ये एक सही कदम है, चूँकि हुकूमत ने जो आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रखा था, उसके 2 नुकसानात हो रहे थे। तो एहसन साहब, आपके ख्याल में क्या वजह थी कि हम 13.25% पे फंस के बैठे हुए थे? उसकी क्या वजह थी? जी देखिए, उसकी वजह तो ये थी कि हम हॉट मनी का शिकार कर रहे थे या उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, और वो हेज फंड्स या इन्वेस्टमेंट फंड्स जो 2-2, 3-3 माह की मार के ऊपर दुनिया में देखते हैं कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और उनको मुनाफा कमाने का मौका है, वो उस मुल्क में पार्क हो जाते हैं। तो हमने बदस्तूर बहुत देर तक हाई इंटरेस्ट रेट्स रखे, चूँकि तकरीबन $3 अरब के करीब हॉट मनी हमने अपने ज़र मुबादला में रखी हुई थी। और जो ही बैनुल अक़वामी सतह पे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हुए, और हमने भी जब रैशनलाइजेशन की इंटरेस्ट रेट्स की, आपने देखा कि एकदम इनखला हुआ उस पैसे का, और उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे दबाव आया, और रुपया 10 दिनों के अंदर 15 दिनों में तकरीबन 10 रुपया लुढ़क गया, और आज वो रुपया जो 156 पे था तकरीबन 165-166 के ऊपर चला गया है। और ये 10 रुपए की डिवैल्यूएशन इसी वजह से हुई है कि हमने बगैर सोचे समझे हॉट मनी का पीछा किया। कौन से ऐसे 1 या 2 इक़दामात हैं जो आप तजवीज़ करेंगे कि हुकूमत को फौरी लेने चाहिए? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक तो उन्हें फौरी तौर पे POL प्राइसेस को घटाना चाहिए, चूँकि हुकूमत उस पर बहुत ज़्यादा मार्जिन ले रही है, उससे कुछ स्टिमुलस मिलेगा, कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम होगी। दूसरे, यूटिलिटीज़ के अंदर बिजली और गैस के निर्खों में तकरीबन 33% हुकूमत कमी कर सकती है, वो करेगी, तो उससे सार्फिन को भी कुशन मिलेगा और बिज़नेस को भी कुशन मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर जो चैलेंज है वो ये है कि अब जो प्लानिंग कमीशन और पाइड और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे अपने तखमीने लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो कोरोना से पहले ही शदीद बहरान में आ चुकी थी,
अब कोरोना के बाद तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 4% जीडीपी का नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा झटका होगा मईशत के लिए। लिहाजा अगर आप ये देखिए कि जो पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक रिवाइवल का चैलेंज है, वो इतना एक कोहमालिया का बड़ा चैलेंज है, जो सोचने की बात यह है कि ये हुकूमत के जो मुसलसल अपनी नाअहली दिखा रही है, इसने डेंगू के अंदर देखा, ये मुकम्मल एक्सपोज हुई, पोलियो को फाइट करने में एक्सपोज हुई, टिड्डी दिल लोकस्ट आया उसको फाइट करने में नाकाम हुई, कोरोना के ऊपर 2 महीने तक और अभी तक कोई हिकमत अमली पे यकसानियत यकसुई नहीं है, फैसला साजी नहीं है। तो एक हुकूमत जो इतनी फैसला साजी और अपनी इंतज़ामी सलाहियत में कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है, क्या वो उस एक जाइगेंटिक टास्क के लिए तैयार है, अहल है कि मुल्क को लिफ्ट कर सके, जो खुद ऑपोजिशन के साथ भी कल शहबाज शरीफ साहब को नैब में बुलाया हुआ है, उससे पहले शायद खाकान अब्बासी साहब का नोटिस लगा दिया, अपने वज़रा को वज़ीर आला सिंध के पीछे लगा दिया कि उनके ऊपर तनकीद करो, हुकूमत सिंध के साथ लड़ाई है। तो अगर एक हुकूमत इतनी डिवाइसिव है, इतनी पोलराइजिंग है, तो वो पाकिस्तान को, इसकी मईशत को क्या अपलिफ्ट कर सकेगी? क्योंकि क्राइसिस का मुकाबला तो आप यूनिटी के साथ कर सकते हैं। ऐसे मैं बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप हमारे साथ शामिल हुए एहसन इकबाल साहब। फैसल ईदी साहब, आपकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कल मुलाकात हो रही थी, हमने तस्वीरें देखी, बल्कि वो आप उन्हें चेक दे रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने कहा कि इट शुड बी द अदर वे अराउंड, प्राइम मिनिस्टर को ईदी को फ़ंड का चेक देना चाहिए था क्योंकि ईदी लोगों की बहुत मदद कर रहा है। तो आपने कोई प्राइम मिनिस्टर से और तजावीज़ डिस्कस की? हाँ बिल्कुल, शुरू में तो उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन जब रुखसत होने लगे। प्राइम मिनिस्टर ने आपको पहचाना नहीं? नहीं। क्या फैसल ईदी है? नहीं, मुझे आप अब्दुस्तार ईदी के बेटे हैं, उन्हें नहीं पता चला? नहीं, उन्होंने तो आप उतनी देर बैठे रहे तो वो आपसे क्या कहते रहे? मेरे से बात ही नहीं की। बात ही नहीं की? 6-7 मिनट हम वहाँ पे बैठे रहे कमरे में, उन्हीं के ऑफिस में। कमाल हो गया। तो 2 जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे उन्हीं से बात कर रहे थे और वहीं पे ख़त्म हुई। और उठ के जब जाने लगे तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि ये फैसल ईदी हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट कौन था? मैं नाम तो नहीं पता, लेकिन ये इनके हेड थे, वो तस्वीरों में है, मैं नाम इनको नहीं जानता था। ओके। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो था, उनकी नमाज़े, उनका गुस्ल जो है वो न्यूयॉर्क में ईदी साहब ने अपने हाथों से दिया था इनके वालिद को। अच्छा। तो वो मुझे जो है वो कर रहे थे, शुक्रिया अदा, मतलब वो कर रहे थे, इज़्ज़त दे रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि ये ईदी साहब के बेटे हैं। तो फिर उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि अच्छा आप ईदी साहब के बेटे हैं। फिर मैंने उनसे आधे मिनट की बात हुई, दरवाजे पे खड़े हुए थे इनके ऑफिस के। तो मैंने 2 रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो, एक तो हमें एक ईदी यूनिवर्सिटी हम बनाना चाहते हैं, उसका अगर फेडरल चार्टर दे दें तो दिलवा दें तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि हम 10-12 आइटमें हैं जो कि हम रेस्क्यू पर्पस के लिए इंपोर्ट करते हैं, चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो वो हम पे टैक्स ले लेते हैं। गवर्नमेंट, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, ड्यूटीज़ ले लेती हैं। तो 2018-19 में हमने 10 करोड़ रुपये जो है वो फेडरल गवर्नमेंट मतलब इनको ड्यूटीज़ में और टैक्सेस में दिए हैं। तो मैंने कहा कि वो अगर आप हमारे एसआरओ की लिस्ट में डाल देंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, हमसे ड्यूटी की जान छूट जाएगी। तो दोनों के लिए फिर उन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी को कहा कि इनकी दरख्वास्तें ले लो, और फिर वो चले गए। तो चले दोनों की हम भी दरख्वास्त करते हैं जी कि ईदी साहब के वो आइटम जिन पे टैक्स कटता है ख़ास तौर पे, या तो वो टैक्स काटे ना, नहीं तो इक्वल अमाउंट जो है इनको रिफंड कर दें ईदी वालों को, ताकि ये लोगों की मदद करें। हमारी तो बेस्ट है, और हमने लेटर्स भी लिखे हैं कि जो हमने टैक्सेस दिए हैं 9-10 करोड़ रुपए के, वो रिटर्न किए जाएं। और बहुत शुक्रिया आपका फैसल ईदी साहब। इरफान वहाब साहब हमारे साथ थे, मुस्तफा कमाल और एहसन इकबाल। तो लॉकडाउन में कुछ नरमियाँ हुई हैं, लेकिन ये एहतियात का दामन नहीं हाथ से छोड़ना। न्यूयॉर्क की मैंने ख़बर आज सिर्फ इसलिए प्रोग्राम में डाली कि लोगों को एहसास हो जाए कि ये ज़िंदगी आगे बढ़नी शुरू तो हुई है, लेकिन फासला, शख्सी दूरी, उसको नज़रअंदाज नहीं करना, एहतियात करनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।